हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका चैप्टर 1 अष्टांग हृदय एंड आयुर प्रेप्स चैनल। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर 2 से। और आज हम शुरू करेंगे त्रिदोषिक परिचय। तो ये जो है ये बेसिक्स है आयुर्वेद का, यानी अगर आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो आप आयुर्वेद में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं त्रिदोषिक परिचय। तो आपको 3 पिलर है, ये मान लीजिए वात पित्त कफ। ठीक है, इन तीनों के बैलेंस से ही हम जो है वो हेल्दी रहते हैं। इन तीनों के इम्बैलेंस से ही हमें डिजीज़ कंडीशन पैदा होती है, तो ये माना जाता है आयुर्वेद में। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देखते हैं क्या होता है ये। तो वायु पित्तम कफश्चैति त्रयो दोषा समासतः विकृता अविकृता, ऐसे पढ़ेंगे, विकृत अविकृता देहम घनंती ते व्रत्यंती च। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वात पित्त कफ हैं, ये 3 दोष हैं हमारे शरीर में जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये तीनों दोष विकृत अवस्था में तो हमारी देह का नाश करते हैं, और अविकृत अवस्था में यानी प्राकृत अवस्था में देह का धारण पोषण करते हैं। तो इसमें ये बोला गया है। तो आयुर्वेद के संक्षेप में वात पित्त कफ ये 3 दोष कहे गए हैं। ये 3 दोष विकृत होकर देह का नाश करते हैं, अविकृत होकर देह का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। नेक्स्ट श्लोक तो क्या, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है इन्होंने। तुष्यंती मना शरीर चैति दोषा, कि जो देह और मन को दूषित करने के कारण से दोष कहा जाता है। कि ये देह मतलब अगर वात पित्त कफ अफेक्ट होंगे, ये हमारे शारीरिक दोष हैं। और मानसिक दोष हैं सत्व रज और तम। तो अगर इन तीनों पे इफेक्ट पड़ेगा तो इन तीनों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये बहुत ही कोरिलेट करते हैं। तो इसमें ये बोला कि अर्थात देह और मन को दूषित करने वाले कारणों को दोष कहा जाता है। मानसिक दोष, शारीरिक दोष करके 2 तरह के दोष माने जाते हैं। शारीरिक दोष 3 होते हैं और मानसिक दोष भी 2 होते हैं, एक महाबुधा दोष। ठीक है, ये आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं कि अभी दोष कहेंगे किसको। दोष उसको कहेंगे जो इंडिपेंडेंटली हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम कर सके, जिसमें प्रकृति निर्माण करने की क्षमता हो, जो इंडिपेंडेंटली हमारी नेचर को डिफाइन कर सके, हमारी बॉडी की जो उसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्वतंत्र पूर्वक शरीर को दूषित करने की प्रकृति हो, उसे दोष कहा जाता है। अगर ये साम्य अवस्था यानी जिसमें डिजीज कंडीशन नहीं है, नॉर्मल अवस्था है, ठीक है, प्राकृत अवस्था है, ये शरीर को धारण करते हैं। वात पित्त कफ, इनको धातु की संज्ञा दी गई है। वात पित्त कफ को साम्य अवस्था में धातु की संज्ञा दी गई है। पर यही अगर हमारी बॉडी में क्या लिखा है इन्होंने कि परंतु जब ये स्व प्रकोपक कारणों से प्रकोपित होकर शरीर को दूषित करने लगते हैं, तब इनकी दोष संज्ञा दी जाती है। अगर ये हमारी बॉडी में प्रकोपित हो जाते हैं तो इनको दोष की संज्ञा दी जाती है। अगर ये हमारे साम्य अवस्था में तो इनको धातु की संज्ञा दी जाती है। लेकिन और अगर ये हमारे शरीर को मलिन करने लग जाते हैं तो इनको मल की संज्ञा दी जाती है। तो आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कब इनको दोष की संज्ञा दी जाती है, कब इनको मल की संज्ञा दी जाती है, कब इनको धातु की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, उस फिर उन्होंने वही एक्सप्लेन करा इन्होंने कि वात पित्त कफ है हमारे, जैसे हमारी बॉडी में वात पित्त कफ है, वैसे ही बाह्य संसार में वायु का सिमिलर जैसा हमारी बॉडी में वात काम करेगा, वैसे ही बाह्य जगत में वायु काम करेगी। जैसा हमारी बॉडी में पित्त का काम है, वैसा हमारे बाह्य जगत में अग्नि का काम है। और कफ है वैसे चंद्रमा, यानी स्नेहांश यानी शीतलता लाने का काम होता है चंद्रमा। ठीक है, ऐसे इसमें लिखा गया है। वात वायु के समान शरीर में धारण पोषण तत्वों को विक्षेप करता है। वात जैसे वायु मूवमेंट में काम हेल्प करती है, वैसे ही वात हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करता है। पित्त सूर्य के समान द्रव्यांश को शोषण करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करवाता है। कफ चंद्रमा के समान स्नेहांश की वृद्धि कराता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं वात पित्त कफ की अवस्थाएं। अभी वात पित्त कफ या फिर तो साम्य अवस्था में है, प्राकृत अवस्था में है, या फिर विषम अवस्था यानी वेरिएबल कंडीशंस में, या फिर नॉर्मल कंडीशन में, या फिर वेरिएबल कंडीशंस में। वेरिएबल कंडीशंस में कब हो सकते हैं, या फिर तो वृद्धावस्था है, यानी जब एज जो है वो बढ़ गई है। ओल्ड एज कंडीशंस में क्या होता है, जो दोष हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर उसमें कोई बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया जिसकी वजह से जो हमारे प्राकृत अवस्था है वो चेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं त्रिदोष स्थान है प्रकोप काल, कि भाई हमारी की जो वात पित्त कफ है इसका स्थान कहाँ माना गया है, और ये कौन से डे में क्या वात पित्त कफ है,
मतलब जैसा हमारा पूरा संसार एक ही है, पूरे संसार में हर चीज़ पंच महाभूतों से बनी है। तो डे में वात पित्त कफ कैसे हैं, रात्रि में पंच महाभूत कैसे, रात्रि में पंच महाभूत का है कैसे ये मान लो, या फिर रात्रि में त्रिदोष कैसे है, क्योंकि 5 महाभूतों से ही त्रिदोष बने हैं कि 5 महाभूत अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश इससे बने हैं। तो इसमें मेजरली जो फंक्शन करते हैं वो वायु आकाश और चंद्रमा होते हैं। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली तो डे में क्या वात पित्त कफ है, रात्रि में क्या वात पित्त कफ है, और हमारी एज में कि यंग एज यानी चाइल्डहुड में, एडल्ट एज में, ओल्ड एज में, इनमें क्या वात पित्त कफ होता है। और हम डाइजेशन, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है ना, हम खाना खाते हैं, तो उसकी कंडीशंस में क्या वात पित्त कफ होता है, तो ये इसमें बताया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला श्लोक देखेंगे, ये आगे का मैंने बता दिया, इसमें इस वाले पोर्शन में जो दे रखा है वो। ठीक है, ते व्यापिनोपि हन्ना भयो प्रधो मध्यो संश्रया वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्यदिका क्रमात्, कि क्रमशः इसमें इसका मतलब अकॉर्डिंगली कि जैसे अंत में, मध्य में और आदि में मतलब शुरुआत में। ठीक है, अंत में कौन सा दोष बढ़ेगा ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डायग्राम से ये समझेंगे। वात पित्त कफ ये तीनों दोष संपूर्ण शरीर में व्यापक रहते हुए भी क्रमशः नाभि के नीचे, हृदय के मध्यम, ये हम डायग्राम से देख लेंगे, क्रमशः वायु अंत में। अच्छा, ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये इन्होंने एक चार्ट दे रखा है। तो ये मान लो ये इंसान है, अभी तो इसमें जो हमारे, ऐसे मान लीजिए कि जो हमारी बॉडी के नीचे वाले पार्ट है उसमें वात प्रधान होता है, मिडिल वाले पार्ट में पित्त प्रधान होता है, और शुरू वाले पार्ट में कफ प्रधान होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जब छोटा बच्चा होता है उसमें कफ की प्रकृति होती है सोने वाली, पित्त वाले की प्रकृति होती है जो बहुत ज़्यादा एनर्जी जिसको चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा खाना खाता है, पित्त वाला बहुत काम करने वाला इंसान होता है, वात वाला ओल्ड एज। तो ये छोटे बच्चे में कफ प्रधान होता है, ओल्ड एज जो मिडल एज है यानी एडल्ट है उसमें पित्त प्रधान होता है, और ओल्ड एज में वात प्रधान होता है। हम खाना खाते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमको भूख लगती है। तो जब हम खाना खाना शुरू करते हैं तो हमारी जो कौन सा दोष प्रधान होता है, कफ प्रधान होता है, और तब हम खाना खाने के बीच में पित्त प्रधान होता है, और खाना खाने के अंत में वात प्रधान होता है। ठीक है, तो वात, अब इसके पोजीशन पे आपने देख ली, तो ये नीचे वाला, और ये कैसे देख रहा है, ये ऊपर तो ये पॉइंट ले रहा है कहाँ का, हृदय का, और ये नीचे ले रहा है नाभि का। तो ये ऐसे ही बताएगा कि हृदय और नाभि के नीचे, हृदय और नाभि के नीचे, इन दोनों के नीचे है जो वो वात है, इन दोनों के बीच में वो पित्त है, और जो हृदय से ऊपर है वो कफ है। ऐसे करके बताया इसने, हृदय के ऊपर, हृदय नाभि के ऊपर, हृदय नाभि के मध्य। ठीक है, वृद्धावस्था में, युवावस्था में, बाल्यावस्था में। और खाना ये है हार, मध्यहार, पूर्णहार की डे की शुरुआत में कफ प्रदान होता है। अभी मान लो सुबह सुबह आप उठते हो, तो सुबह सुबह अगर आप 6 से 9 के बीच में उठते हो तो आपको बहुत नींद आती है। इसका कारण क्या है कि कफ प्रदान होता है उस समय में, तो आपको वात के काल में उठना चाहिए। आप दिनचर्या में आगे पढ़ोगे कि कौन से पहर में ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आगे बताया जाएगा। तो अगर आप सुबह, अगर आप 6-7 मतलब 7 से के बाद उठोगे तो आपको वापस नींद आएगी, क्योंकि वो कफ का काल होता है। इसलिए सब जो डे के शुरुआत में वो कफ का काल होता है, और डे के मिडल में पित्त का काल होता है। पित्त में आपको भूख लगती है और खाना खाते हैं आप, डाइजेशन फायर भी बहुत सही रहती है इसमें, मतलब बहुत तीक्ष्ण रहती है। और डे के अंत में क्या होता है, वात प्रधान होता है। ठीक है, ऐसे ही रात्रि, जब रात्रि की शुरुआत होती है तो हमको, जैसे अगर आप नॉर्मली एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हो, 6-7 घंटे सो रहे हो, और एक अब नॉर्मल नहीं है जो, तो उसमें आप देखोगे कि आपको 8-9 के आसपास आपको नींद आ जानी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कफ का काल होता है। रात्रि की शुरुआत वाले पहर में भी कफ का काल, रात्रि के मिड वाले काल में पित्त का काल, और रात्रि के अंत वाले काल में वात का काल। तो हमें वात के काल में उठना चाहिए ताकि हमें आलस्य ना आए। जो कफ है वो बेसिकली आलस्य लेके आता है हमारी बॉडी में। ठीक है, रात्रि के अंतिम पहर में, रात्रि का अंतिम पहर यानी सुबह के पहर में वात प्रधान होता है, रात्रि के मिडल वाले पहर में, मध्य में पित्त प्रधान होता है, और रात्रि के शुरुआत में जो है वो कफ प्रधान होता है। ऐसे हम खाना खाते हैं, शुरुआत में हमारा कफ प्रधान होता है, मिडल में पित्त प्रधान होता है, और अंत में वात प्रधान होता है। मैं मान के चलते आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। त्रिदोष का जठराग्नि है, कोष्ठ का प्रभाव। तो अभी जठराग्नि कैसी है और कोष्ठ का क्या प्रभाव है वो देखते हैं। अगर मान लो आपकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, तो वात बढ़ा हुआ है, जैसे बाह्य जगत में कभी वायु तेज़ चलती है,
अगर वायु तेज़ चलती है तो उतनी गर्मी नहीं लगती, मतलब अगर गर्मियाँ चल रही है और वायु चल रही है तो जितनी बिना वायु वाली गर्मी होती है, कभी वायु ज़्यादा होती है, कभी वायु कम होती है। इसके अकॉर्डिंगली तो हमारे जैसे ही हमारी बॉडी में, जैसे बाहर में वायु का कम ज़्यादा होती है, वैसे ही हमारी बॉडी में वात है वो कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। इसलिए जो जठराग्नि है वो वेरिएबल हो जाएगी, कभी वात बढ़ गया तो जठराग्नि बढ़ गई, और नहीं तो हो गया। अगर वात बढ़ गया तो उसमें वायु कम बढ़ना चलता रहता है। उसी वजह से जो जठराग्नि हमारी वेरिएबल हो जाती है। और पित्त के बढ़ने से जठराग्नि तीक्ष्ण हो जाएगी, यानी तेज़ हो जाएगी। जठराग्नि के बढ़ने से डाइजेस्टिव फायर की बात मान लो आप, डाइजेस्टिव फायर कम है या फिर डाइजेस्टिव फायर वेरिएबल है, डाइजेस्टिव फायर या फिर लो है। कफ वाले की जो डाइजेस्टिव फायर वो मंद होती है, ठीक है। वात के बढ़ने से जो क्रूर कोष्ठ है, क्रूर कोष्ठ वो होता है जिसके बाउल मूवमेंट हार्ड होता है। तो जिसकी वात वाली जठराग्नि होती है उसको कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख कम लगती है, कभी उसको डाइजेशन सही हो जाता है, कभी डाइजेशन नहीं होता, तो वो क्रूर कोष्ठी होता है वो इंसान। जो पित्त प्रवृत्ति वाला इंसान होता है वो मृदु कोष्ठी होता है, यानी उसकी सॉफ्ट बाउल मूवमेंट है, उसको रेगुलर, उसका जठराग्नि बहुत सही है, उसको कुछ भी खा लेगा उसको डाइजेस्ट हो जाएगा और उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उसका बाउल है वो सॉफ्ट बाउल होता है, ठीक है। और जो कफ वाली प्रकृति वाला उसकी मध्यम कोष्ठ होता है, और इस तरीके से बताया गया। तो अगर आप सोच रहे होगे कि ये कोष्ठ वाला और ये जठराग्नि वाला, ये कॉन्सेप्ट आपको सेकंड प्रॉफ में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा मतलब इसमें डिटेलिंग आ जाएगी उस सेकंड प्रॉफ में, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जठराग्नि का और कफ का क्या रिलेशन है। अगर कफ बढ़ेगा तो जठराग्नि कम होएगी, क्योंकि कफ से भूख भी कम लगती है। अगर कफ बढ़ेगा तो जठराग्नि जो है वो कम हो जाएगी। इसका हाशेस्तु विशेषस्तु ये सिद्धांत है, ये भी हमें आगे श्लोक में मिलेगा। इसका मतलब अपोजिट रहता है कि कफ बढ़ेगा तो जठराग्नि है वो कम हो जाएगी, ऐसा करके इसने बताया है कि सिद्धांत के अनुसार कफ दोष की वृद्धि होने पर जठराग्नि मंद होना स्वाभाविक है, किंतु जिस प्रकार लोकगत वायु अग्नि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, ठीक उसी प्रकार कोष्ठगत वायु कभी जठराग्नि कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, अर्थात विषम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति की बात करते हैं। वही प्रकृति हम किस किस की देखेंगे, गर्भ शरीर की प्रकृति, जात शरीर की जब शिशु अवस्था में है, या फिर देह शरीर की प्रकृति या मानव शरीर की प्रकृति, हमारी मानसिक प्रकृति, हमारी बॉडी की प्रकृति, हमारी शिशु अवस्था में प्रकृति, या फिर तब हम गर्भ में थे तब की प्रकृति। अब गर्भ शरीर की प्रकृति किस किस पे डिपेंड करती है, शुक्र शोणिता पे डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द, मतलब कि वात पित्त कफ कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है, किस कंडीशन में, शुक्र में क्या है, आर्तव में क्या है, यानी स्पर्म और ओवम में, और काल गर्भाशय में जब वो प्रेग्नेंट लेडी है उस समय में, या फिर जब उसकी डिलीवरी हो रही है तब कौन से दोष है वो डोमिनेंट है। और माता के आहार विहार, माता किस तरह का आहार विहार कर रही है, कैसे खाना खा रही है, कैसे काम कर रही है, और पंच महाभूतिक विकार उसकी, और पंच महाभूतों की क्या कंडीशन है उस समय पे। जात शरीर तब शिशु अवस्था में ये 6 प्रकार के बताए गए हैं। ये इस वाले चैप्टर में तो मुश्किल इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे जब आएंगे तब हम इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं देह प्रकृति, हमारी बॉडी में प्रकृति। अब तो आप देख लो 3 तो यही हो गई कि वात पित्त कफ, किसकी में सिर्फ वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है, कफ डोमिनेंट है। 3 ऐसे इंसान होंगे जिसमें वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट है। 3 ऐसे इंसान होंगे जिसमें 2-2 करके डोमिनेंट की वात पित्त डोमिनेंट है, किसमें पित्त कफ डोमिनेंट है, वात कफ डोमिनेंट है। 3 ये प्रकृति हो गई। एक हो गई जिसमें वात पित्त कफ तीनों ही डोमिनेंट है। तो ये 7 प्रकार की प्रकृतियाँ वो बनती हैं वात पित्त कफ से, ठीक है। उसके बाद मानसिक प्रकृति की बात करें तो वो भी हमारे पास होती हैं 3 प्रकार की। सात्विक प्रकृति जो बिल्कुल भगवान टाइप इंसान होते हैं, जो इस मोह माया से, जिसको गुस्सा भी नहीं आता, जो बिल्कुल जो साधना करते हैं, जो योग करते हैं, जो किसी का बुरा भला नहीं चाहते, ऐसे अच्छे प्रकार के इंसानों की सात्विक प्रकृति होती है। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं, या फिर जो बहुत ही एंजाइटी रहती है, बहुत काम करने वाले होते हैं, या फिर अलग अलग तरीके से। आप ये जो इसकी डिटेल है, 7 प्रकार की हैं ये सात्विक प्रकृति। राजसिक प्रकृति 6 प्रकार की हैं, तामसिक प्रकृति 3 टाइप्स हैं इसके। यहाँ आप क्रिया शारीर में पढ़ेंगे, वहाँ बहुत डिटेल में बताया गया है इनके बारे में, एक एक को डिफाइन करके वहाँ पे आपको याद भी करना पड़ेगा। ये मान लीजिए बेसिकली ये गुस्सा करने वाले लोग राक्षस टाइप हैं, और तामसिक वाले जो बिल्कुल जिनको कुछ काम करने की चेष्टाएँ नहीं है, काम करने का मन नहीं है, जो बस पड़े रहते हैं जानवरों की तरह, उन जैसी प्रकृति वो तामसिक प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति एवं भेद। तो इन्होंने पहले ये वाला बताया कि शुक्र आर्तव जन्मार्दो विशेषेण विष्क्रमय। तो इसने एग्जाम्पल देके बताया, जैसे विष्क्रमय की उत्पत्ति होती है विष से, वैसे ही शुक्र और आर्तव के मिलने से शिशु की या फिर एक जन्म होता है किसी भी एक प्रकृति का या फिर एक संतान का, ठीक है। उसका इसने क्या बताया फिर,
और फिर ये प्रकृति होती है तीसरे तिनिश तीसरे प्रकृतियों, जो हीन प्रकार की, मध्य प्रकार की, उत्तम प्रकार, 3 प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो प्रकृति बनती है। ठीक है। सम धातु समास्तु श्रेष्ठा निंदा द्वेदश्च। तो इसने बोला है कि सम धातु समास्तु, अभी जिसमें तीनों धातु हैं या फिर तीनों दोष जिसमें प्रधान है वो सबसे श्रेष्ठ प्रकृति मानी गई है, और जिसमें 2 दोष प्रधान है उसको सबसे निंदा करने वाली प्रकृति मानी गई है, बिल्कुल अच्छी नहीं मानी गई है। तो इसी चीज़ को इसने आगे एक्सप्लेन करा है। ये एक पेज थोड़ा शिफ्ट हो गया था गलती से। तो इसने ये बोला कि जिस प्रकार वे शिविष कर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गर्भधान के समय शुक्र आर्तव के अर्थात स्थित वात पित्त कफ से शारीरिक प्रवृत्ति का निर्माण होता है। वात की अधिकता वाली हीन प्रकृति मानी गई है, पित्त की अधिकता वाली मध्यम प्रकृति मानी गई है, और कफ की अधिकता वाली उत्तम प्रकृति मानी गई है। ये तीनों एक दोषज प्रकृतियाँ हैं, 3 द्विदोषज प्रकृतियाँ, एक सबसे उत्तम प्रकृति, सबसे श्रेष्ठ प्रकृति है। ये आप समझ ही जाएंगे। इस प्रकार जन्म के समय कुल 7 प्रकृतियाँ मानी गई हैं। त्रिदोष के गुण ये हैं, वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण। ये तो इसमें श्लोक छोटे वाले हैं, अगर वात क्रियाशारी में पढ़ेंगे आप बहुत डिटेल में दिए गए हैं। तो तत्र रुक्षो लघु छिता खरा सूक्ष्म चलो अनिल, ये हैं वात के गुण। वात के गुण कैसे हैं? रुक्ष ड्राई, लघु लघु यानी लाइट, शीत ठंडा, खर मतलब रफ, सूक्ष्म मतलब स्मॉल, और चल गुण वाला किसका है? ये वात के गुण हैं। तो ये आपको बिल्कुल हमेशा याद होने चाहिए। तत्र रुक्षो लघु शीता खरा सूक्ष्म चलो अनिल। उसके बाद पित्त के गुण हैं सहस्नी, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विश्रम, सर्वम, द्रवम। कि द्रव प्रॉपर्टी उसकी, सर यानी जो बहने वाली प्रॉपर्टी है उसकी, विस्र यानी जो कच्चे मांस जैसी गंध हो, जिसमें एस्ट्रेंजेंट स्मेल हो जिसकी, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण और स्नेहन। स्नेह या फिर स्निग्ध मान लीजिए। कफ दोष वाले की प्रकृति कैसी होती है वो इसमें दिया गया है। स्निग्ध शीतो गुरुर मंद श्लक्षणो मृत्सन स्थिर कफ। स्निग्ध होगी, शीत होगी, गुरु होगी, मंद होगी। श्लक्षण का मतलब होता है चिकना यानी स्मूथ, और मृत्सन यानी पिछड़ा चिपचिपा। उसके बाद है स्टिकी मान लीजिए, और स्थिर यानी जो बिल्कुल अपोजिट सर का। तो उसके बाद अगर ये 2 दोषों का अपन घटना बढ़ना देख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे संसर्ग, और जिसमें 3 दोषों का घटना बढ़ना देख रहे हैं उसको सन्निपात बोलेंगे। तो उसके लिए श्लोक है। ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम शुरुआत करेंगे हमारे दोष धातु मल से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? धातु और मल से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। ओके, बाय बाय।